मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, आज से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ एक नया उपन्यास, मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित यह हिंदी उपन्यास 1954 में प्रकाशित हुआ था। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु के। आपका जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ था। आपका जन्म स्थान औराही हिंगना नामक गांव, जिला पूर्णिया, बिहार है। हिंदी कथा साहित्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण रचनाकार, दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्ष, राजनीति में सक्रिय हिस्सेदारी, 1942 के भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक प्रमुख सेनानी की भूमिका, 1950 में नेपाली जनता को राणाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वहां की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में सक्रिय योगदान, 1952 से 53 में दीर्घकालीन रोगग्रस्तता, इसके बाद राजनीति की अपेक्षा साहित्य ज्ञान की ओर अधिकाधिक झुकाव, 1954 में बहुचर्चित उपन्यास मैला आंचल का प्रकाशन, कथा साहित्य के अतिरिक्त संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्ताज आदि विधाओं में भी लिखा। व्यक्ति और कृतिकार दोनों ही रूपों में अप्रतिम, जीवन के सांध्यवेला में राजनीतिक आंदोलन से पुनः गहरा जुड़ाव, जेपी के साथ पुलिस दमन के शिकार हुए और जेल गए, सत्ता के दमन चक्र के विरोध में पद्मश्री लौटा दी। आपकी प्रमुख कृतियां मैलाचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे ये उपन्यास, ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी में, अच्छे आदमी, संपूर्ण कहानियां, प्रतिनिधि कहानियां, ये सब कहानी संग्रह, ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, समय की शिला पर, श्रुत अश्रुत पूर्व, ये सब संस्मरण है, तथा नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्ताज व रेणु रचनावली समग्र। आपका देहावसान 11 अप्रैल 1977 को हुआ। मित्रों, यह संक्षिप्त में मैं परिचय पढ़ रहा था फणीश्वर नाथ रेणु का, जिनके द्वारा रचित हिंदी उपन्यास मैला आंचल का मैं वाचन करूंगा। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का प्रतिनिधि उपन्यास है। यह हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है। नेपाल की सीमा से सटे उत्तर पूर्वी बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण अंचल को पृष्ठभूमि बनाकर रेणु ने इसमें वहां के जीवन का अत्यंत जीवंत और मुखर चित्रण किया है, जिससे वह स्वयं ही घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। सन 1954 में प्रकाशित इस उपन्यास की कथा वस्तु बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज की ग्रामीण जिंदगी से संबद्ध है। यह स्वतंत्र होते और उसके तुरंत बाद के भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य का ग्रामीण संस्करण है। रेणु के अनुसार इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है और कीचड़ भी है। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। इसमें गरीबी, रोग, भुखमरी, जहालत, धर्म की आड़ में हो रहे व्यभिचार, शोषण, वाहडंबरों, अंधविश्वासों आदि का चित्रण है। शिल्प की दृष्टि से इसमें फिल्म की तरह घटनाएं एक के बाद एक घटकर विलीन हो जाती हैं और दूसरी प्रारंभ हो जाती है। इसमें घटना प्रधानता है, किंतु कोई केंद्रीय चरित्र या कथा नहीं है। इसमें नाटकीयता और किस्सा गोई शैली का प्रयोग किया गया है। इसे हिंदी में आंचलिक उपन्यासों के प्रवर्तन का श्रेय भी प्राप्त है। कथा शिल्पी फणीश्वरनाथ रेणु की इस युगांतकारी औपन्यासिक कृति में कथा शिल्प के साथ साथ भाषा शिल्प और शैली शिल्प का विलक्षण सामंजस्य है।
जो जितना सहज स्वाभाविक है उतना ही प्रभावकारी और मोहक भी। रेणु एक गांव की कहानी के माध्यम से स्वतंत्रता के बाद के भारत के गांवों में जन्मे राजनैतिक चेतना व अंतर्विरोध को दर्शाते हैं। भारत की स्वतंत्रता इस उपन्यास को दो खंडों में बांट देती है और गांधी जी की हत्या के साथ ही उपन्यास अपने अंत की ओर पहुंचता है और साथ ही पतन होता है उस आदर्श राजनीति का जिसका उन्होंने कभी स्वप्न देखा था। मैला आंचल का नायक एक युवा डॉक्टर प्रशांत बनर्जी है जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पिछड़े गांव को अपने कार्यक्षेत्र के रूप में चुनता है तथा इसी क्रम में ग्रामीण जीवन के पिछड़ेपन, दुख, दैन्य, अभाव, अज्ञान, अंधविश्वास के साथ साथ तरह तरह के सामाजिक शोषण चक्रों में फंसी हुई जनता की पीड़ाओं और संघर्षों से भी उसका साक्षात्कार होता है। कथा का अंत इस आशा में संकेत के साथ होता है कि युगों से सोई हुई ग्राम चेतना तेजी से जाग रही है। कहानी देश के आजाद होने के कुछ समय पहले शुरू होती है। इससे अंग्रेजों का राज करने का तरीका देखने का मौका मिलता है और साथ ही साथ कांग्रेसी गतिविधियों को दिखाया जा सकता है। बाद में सोशलिस्ट पार्टी ने भी गांव में अपने झंडे गाड़ दिए थे। इन दोनों पार्टियों की विचारधारा और कार्य करने के तरीकों में अंतर को विभिन्न घटनाओं के द्वारा दर्शाया गया है। बाद में जब देश आजाद हुआ तो लोगों पर उसकी प्रतिक्रिया भी दिखाई गई है। लोगों ने यह भी पूछा कि आजादी के कारण जमीनी बदलाव क्या हुए। बाद में जब भारत के लोग एमएलए, मिनिस्टर आदि पदों पर बैठने लगे तो उनके भ्रष्ट होने को भी दिखाया गया है। गांधी जी की मृत्यु पर पूरे गांव में शोक यात्रा भी निकाली गई। गांव के लोगों को भले ही गांधी जी के जीवन और विचारों के बारे में कुछ न मालूम हो, लेकिन गांधी जी महापुरुष हैं इतना मालूम है। कथा उत्तर पूर्वी बिहार के कोसी नदी के शोक से ग्रसित पूर्णिया जिले के एक छोटे से गांव मेरीगंज में अस्पताल खुलने और उसके पश्चात यहाँ के लोगों और उनके साथ होती घटनाओं पर आधारित है। गांव के लोग अंधविश्वासी हैं, उनमें जातिगत भेदभाव अत्यधिक है, उनकी शिक्षा, मानसिकता और बुनियादी सुविधाओं पर पिछड़ेपन की छाप है। प्रारंभ में तीन चरित्र प्रमुख रूप से सामने आते हैं: बालदेव, डॉक्टर प्रशांत, दासी लक्ष्मी। बालदेव जी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो जेल भी जा चुके हैं। गांव में उनका बहुत मान सम्मान है और ऐसा माना जाता है कि वो हर बात सोच समझ के करते हैं। लक्ष्मी महंत सेवादास की दासी है। कम उम्र में अनाथ होने के बाद से ही मठ पर उसका शोषण हो रहा है, किंतु इन सब के बावजूद वो एक बेहद समझदार और व्यवहार कुशल महिला है। बालदेव जी लक्ष्मी की मदद करते हैं, जो मन ही मन लक्ष्मी के लिए आकृष्ट होते हैं और दोनों का प्रेम बेहद पवित्र होता है। डॉक्टर प्रशांत कुमार भी एक अनाथ बच्चा था, लेकिन उसे एक आश्रम में संरक्षण मिला। वह डॉक्टरी की शिक्षा पूरी कर विदेश में संभावनाएं तलाशने के स्थान पर अपने देश में रहकर पिछड़े गांव वालों की मलेरिया, काला आजार और हैजा जैसी बीमारियों का इलाज ढूंढने का निर्णय लेता है। पर गांव वालों की असल बीमारी तो गरीबी और जहालत है। निर्धन और विवश किसानों की स्थिति जानवरों से भिन्न नहीं है। परंतु समय के साथ किसानों में जागरण होना प्रारंभ होता है और स्थिति में परिवर्तन की आशाएं जाग जाती हैं। भिन्न भिन्न विचारधाराओं का आगमन होता है। बालदेव विरोध के लिए गांधी जी के चरखा करघा के माध्यम से आत्मनिर्भरता लाने का प्रयास करता है, तो कालीचरण सोशलिस्ट क्रांति की राह अपनाता है। इसी प्रकार अन्य दल भी प्रवेश करते हैं, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात यह सब उलझकर रह जाता है। वामन दास की कहानी इसी उलझन को दर्शाती है। वह व्यथित है, गांधी जी से अपने प्रश्नों के उत्तर चाहता है। उसने अपना पूरा जीवन जिस कांग्रेस के लिए कार्य करते हुए जिनका विरोध किया, अंततः वह पार्टी उन्हीं सब कुरीतियों और षड्यंत्रों का शिकार बनकर रह जाती है। बाकी राजनीतिक दल भी मात्र सत्ता के लोभी बनकर रह जाते हैं और जातिगत
जोड़ घटाव शेष रह जाता है। इन सब द्वंद में उलझे प्रत्येक किरदार की अपनी समस्याएं हैं, अपनी उलझने हैं, अपनी कहानी है, जो सब कभी एक दूसरे से विपरीत हैं तो कभी साथ साथ चलती हैं। कथा का अंत इस संकेत के साथ होता है कि युगों से सोई हुई ग्राम चेतना तेजी से जाग रही है। महिला अंचल अंचल विशेष के समाज का समग्र चित्र प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि से इसे सामाजिक उपन्यास भी कह सकते हैं। महिला अंचल में मेरीगंज नामक एक गांव का वर्णन है। मेरीगंज छोटा सा गांव है, परंतु उसमें 12 वर्गों के लोग रहते हैं। प्रत्येक जाति का अपना मोहल्ला है, जिसे गांव के लोग टोली कहते हैं। गांव में 3 जातियां प्रमुख हैं: राजपूत, कायस्थ और यादव। जाति के नाम पर मोहल्लों के नाम रखे गए हैं, जैसे कायस्थ टोली या मासिक टोली, राजपूत टोली, यादव टोली, ततया टोली, घूमर टोली इत्यादि। इन जातियों और उपजातियों के लोगों में परस्पर ईर्ष्या द्वेष, वैमनस्य, मनमुटाव, झगड़े, एक दूसरे को नीचा दिखाने की मनोवृत्ति है। ऊंच नीच, छुआछूत की भावना इनमें दिलो दिमाग पर इस कदर छाई हुई है कि गांव वालों के बीच सौहार्द एवं सहयोग न होकर उनके बीच की दरारें बढ़ती जाती हैं। भंडारे के अवसर पर राजपूत टोली वाले के साथ ब्राह्मण टोली के लोग भोजन करने से मना कर देते हैं। उनके लिए अलग से प्रबंध किया जाता है। सिपेरिया टोली के लोग ग्वाला टोली के साथ एक पंगत में खाने से इनकार कर देते हैं। कुछ लोग धमकी देते हैं कि यदि भंडारे का इंतजाम बालदेव करेगा तो भंडारा मंछुल होगा। जाति बिरादरी का दबदबा इतना अधिक है कि कोई भी व्यक्ति यदि बिरादरी की बात नहीं मानता तो उसे जाति बहिष्कृत कर दिया जाता है। विरंची ने एक बार गवाही के बदले तहसीलदार द्वारा दी गई जलेबी खा ली थी। अफवाह उड़ी कि उसने तहसीलदार की जूठन खाई है। बस उसे सजा सुनाई गई। लोगों ने कहा, जाति बिरादरी का मामला है, इसमें वे कुछ नहीं बोल सकते। गांव में जहालत तो है ही। पूरे गांव में कुल 10 लोग दस्तखत कर सकते हैं। आए दिन संक्रामक रोग, मलेरिया, काला आजार आदि के कारण लोग परेशान रहते हैं। गरीबी इतनी है कि बहुत से लोगों ने दही, चीनी, जलेबी, पूड़ी इत्यादि तक अभी चखी भी नहीं है। यद्यपि विद्यापति के इस योग में प्रेम की मदिरा पिए हुए लोगों के बीच विवाहतर संबंधों को न नैतिक पाया जाता है, न उन पर कोई विशेष ध्यान देता है। महंत सेवादास, भाट मठ की कोठारिन लवड़ी बालीचरण और चरखा सेंटर की मास्टरनी मंगला देवी, पुलिया और खलासी, रामदास और रामपियारी, बालदेव और लक्ष्मी, कमला और प्रशांत के बीच विवाहतर संबंध है। कमला तो विवाह से पूर्व ही गर्भवती हो जाती है, पर गांव में कोई तूफान नहीं आता। यहाँ के समाज में स्त्री की दशा सदा की तरह शोचनीय और दयनीय है। उसका यौन शोषण भी होता है और आर्थिक शोषण भी। अंधा और बूढ़ा महंत सेवादास अबोध किशोरी लक्ष्मी का यौन शोषण करता है, और फुलिया के माँ बाप अपनी विधवा बेटी का पुनर्विवाह इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका शरीर नोचकर प्राप्त धन से ही उनकी गृहस्थी की गाड़ी चलती है। छोटी छोटी बातों को लेकर औरतों में कहा सुनी, गाली गलौज आम बात है। रमजू दास की स्त्री और फुलिया के माँ के बीच का झगड़ा इस प्रकार के झगड़ों का स्वरूप बताता है। महिला आंचल में 4 प्रेम कथाएं हैं: सहदेव मिसिर और फुलिया, कालीचरण और मंगला, लक्ष्मी दासीन और बालदेव, तथा कमली और डॉक्टर प्रशांत का प्रेम प्रसंग। एक एक दूसरे से अलग लेकिन अपने निजी वैशिष्ट के साथ हैं। प्रेम प्रसंग की उद्भावना में रेणु जी को महारत हासिल है। उनकी कहानियों में प्रेम का जितना विविध, सुंदर और भिन्न रूप से हमारा साक्षात्कार होता है, उसे लिपिबद्ध करना कठिन है। मित्रों, कुछ लोग गोदान और मैला आंचल की तुलना करते हैं। मैला आंचल का प्रकाशन सन 1954 में हुआ। यह फणीश्वर नाथ रेणु का पहला उपन्यास है। गोदान का प्रकाशन सन 1936 में हुआ और यह प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। मैलाचल के विभिन्न पाठों, अध्ययनों के गहन सर्वेक्षण के बाद यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि रेणु के पहले उपन्यास को
न्यूनाधिक वही ख्याति प्राप्त है जो प्रेमचंद के अंतिम उपन्यास को। कम से कम यह तो कहा ही जा सकता है कि हिंदी साहित्य में गोदान के बाद दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास मैला आंचल है। इन दोनों ही उपन्यासों को हिंदी जाति के जटिल वैशिष्ट को दुनिया के सम्मुख लाने का गौरव प्राप्त है। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे मैला आंचल उपन्यास की संक्षिप्त भूमिका। मेरे वाचन के अगले क्रम में आप सुन सकते हैं मैला आंचल का वाचन। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।